जय हिंद दोस्तों। न्यू स्टडी 24 पर आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के कारण आए संकट जो कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सभी का कमर तोड़ दिए। लेकिन हम सभी स्टूडेंटों को इन समस्या को अवसर में बदलना होगा। तो हम लोग अवसर में कैसे बदलेंगे? इसके लिए हम लोग अपने सब्जेक्ट को धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीका से पढ़ना है। हम आज प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। प्राचीन इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या होता है? इतिहास स्टूडेंट के लिए क्यों आवश्यक है? इतिहास के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? इन सब के बारे में क्रमबद्ध तरीका से धीरे धीरे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आए जो भी समस्या, हर समस्या को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आप लोग को बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे, जिससे कि इन समस्या से आप निजात पा सके। तो हम लोग आज जो करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। आज जो हम लोग पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम कुछ भारतीय लेखक, समाज सुधारक, जिसे आप भी भली भांति जानते होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और स्वामी विवेकानंद का एक बात, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि सफलता न मिल जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए और हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का कुछ तरीका चेंज करना होगा। यदि हमको सफलता चाहिए तो 100% चेंज होना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हम लोग चेंज कैसे होंगे? तो हम लोग चेंज होने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे कि पढ़ाई का तरीका में क्या करेंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे उसको अनुभव करके पढ़ेंगे, महसूस करके पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आज प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसको भी महसूस करेंगे कि प्राचीन इतिहास क्या होता है। हम अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि हम लोग प्राचीन काल में हैं। तो प्राचीन काल में है, यदि इस आधार पे हम लोग फील करके देखें तो निश्चित ही इतिहास हमें बहुत सरल लगेगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते थे कि इतिहास में बहुत सारे डेटा होते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने में बहुत सारे असुविधा होता है, याद करने में असुविधा होता है। तो हम लोग आज इसको एक कहानी के वे में पढ़ेंगे और जिस दिन इतिहास खत्म होगा एक छोटा सा कहानी में समेटने का कोशिश करेंगे हम। साथ ही हम इसे मैप के आधार पर भी पढ़ेंगे, मानचित्र के आधार पर देखेंगे कि कोई सभ्यता का विकास हुआ तो उसका विस्तार कहाँ तक हुआ, कौन से नदी घाटी पे हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को स्रोत के आधार पर क्या किया गया है, स्रोत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि हम तो जानेंगे, ऐसे किसी के बारे में तो जान नहीं सकते हैं। तो जानने के लिए क्या करते हैं, स्रोत देखते हैं, कौन से स्रोत के वजह से हम लोग का प्राचीन इतिहास हुआ। तो स्रोत को क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिए गए। तो चार भाग। तो पहला भाग जो है वो पुरातात्विक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हो गए ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा धर्म ग्रंथ और चौथा विदेशी द्वारा विवरण। तो विदेशी लोग भी भारत आए थे और अपना कुछ वक्तव्य दिए थे, तो उसके आधार पे भी हम लोग क्या करेंगे, इतिहास को जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। तो आखिर पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? जैसे कि अभिलेख। उस जमाने में
अभिलेख, चित्रकला, मृदभांड। मृदभांड का मतलब ये हो गया कि कोई भी बर्तन, पहले मिट्टी का बर्तन होते थे, तो वही मिट्टी का बर्तन किस किस प्रकार से बनाया गया था और कितने कालखंड का है, इन सब के बारे में हम लोग पुरातात्विक स्रोत से समझ पाते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ जितने भी राजा महाराजा होते थे उस टाइम जमाने के, वो सब क्या करते थे, अपने यहाँ राज कवि रखते थे। और राज कवि क्या होते थे, ऐतिहासिक ग्रंथ, एक ग्रंथ लिखते थे, जैसे कि हर्षचरित, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस आदि। इसी प्रकार से धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ही हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को समझने का कोशिश करते हैं। उसी जमाने में विदेशी यात्री भी भारत आए ही होंगे और वो आने के बाद अपने पुस्तक में इन सभी को विस्तार पूर्वक चर्चा किए। तो इसके बारे में भी हम लोग चलेंगे, जैसे कि यूनानी, रोमन, चीन, ये सभी क्या हुए, विदेशी यात्री भारत आए। तो हम लोग अभी स्रोत को देखें, स्रोत को कितना भागों में, तो 4 भागों में बांट दिए। तो अब स्रोत के बाद क्या कि स्रोत के आधार पर इतिहास को हम लोग क्या कर दिए, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिए। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किए, 3 भागों में। पूर्व ऐतिहासिक काल, अधो ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब ये समझ, यहाँ 3 नाम आ गया, पूर्व ऐतिहासिक काल, अधो ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो पूर्व ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत है। जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल में सिर्फ पुरातात्विक तात्विक है, बाकी कुछ भी नहीं है। अधो ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो है पर अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य है पर अभी तक उसे क्या किया गया है, पढ़ा नहीं गया है, उसे कहेंगे अधो ऐतिहासिक काल। तो फिर ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी गया है। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल से आज तक के जितने भी ग्रंथ लिखे गए लगभग उस सभी को पढ़ा भी गया है और उसके बारे में जाना भी गया है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज का तो हमारा विषय जो होगा वो प्राग ऐतिहासिक काल होगा। प्राग ऐतिहासिक काल के ही बारे में चर्चा करेंगे। और प्राग ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है, मतलब कालखंड का मतलब यहाँ होता है टाइम, समय जो है वो 25 लाख बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, तो काफी लंबा टाइम हो जाता है। तो बहुत लंबा टाइम होने की वजह से इतिहासकारों ने क्या कर दिए, प्राग ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इसके समय के आधार पर ही बांटे गए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले जानने का जो कोशिश किया वो किए थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले अपना अध्ययन का विषय बनाया और अध्ययन के साथ इसका शोध किया। तो फिर इसे क्या किया, 1820 ईस्वी में वैश्विक स्तर पर जर्गेसन थॉमसन ने इसका अध्ययन शुरू किया और इसे थॉमसन ने क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो अब यहाँ पाषाण काल आ गए तो हमको ये समझना होगा कि पाषाण काल किसे कहते हैं। तो ऐसे काल जिसमें पत्थरों का औजार बनाए जाते थे अपने रक्षा के लिए या भोज सामग्री इकट्ठा करने के लिए, तो ऐसे काल को हम लोग क्या बोलेंगे, पाषाण काल बोलेंगे। कांस्य
काश युग थोड़ा उस जमाने के मानव क्या हुए थोड़ा विकसित किए और काश युग की तरफ आए। काश टीना और तांबा के मिश्र धातु से काश तैयार होते हैं और इसके बाद और थोड़ा विकसित हुए और लौह युग की तरफ बढ़े। तो हम लोग इतिहास के बारे में जाने तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास के पिता कौन है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्ट्रिका नामक पुस्तक लिखने की वजह से हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। और हम लोग यहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी इतिहास को हम लोग समझने का कोशिश किए हैं। और आज जो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहते हैं, हम भारतीय पुरातत्व के जनक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखे थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 25 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक, तो एक काफी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। और इसी टाइम पीरियड होने के कारण पूरा पाषाण काल को जो है हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ तक देखने में बहुत सारे खंडों में वितरण हो गए, बहुत सारे नाम में वितरण हो गए। तो चलिए हम इससे क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने के क्रम में हम कहते हैं तो इतिहास को क्या किया है, स्रोतों के आधार पर स्रोत को पहले 4 भागों में डिवाइड कर दिए, पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, धर्म ग्रंथ और विदेशी द्वारा विवरण। इसके बाद स्रोत के आधार पर इतिहास को क्या कर दिए, 3 भागों में डिवाइड कर दिए, प्राग ऐतिहासिक काल, अधो ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय पीरियड बहुत लंबा होने के कारण इसे भी 3 भागों में डिवाइड कर दिए गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का भी टाइम पीरियड थोड़ा लंबा रहे उस टाइम में, क्योंकि सब नहीं थे तो उसको काफी लंबा टाइम लग गया विकसित होने में। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और बाह्य पाषाण काल। इस तरीका से आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, कैसा लगा आप जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।